हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वो टेबल, वो सीरीज जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट को उनके रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर सबसे ऊपर फ्लोरीन को रखा जाता है और सबसे नीचे लिथियम को, बीच में हाइड्रोजन, यानी सबसे ऊपर वो एलिमेंट जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है अप्रोक्सीमेटली 2.95 यानी 3 के अप्रोक्सीमेटली, और सबसे नीचे लिथियम जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो सबसे कम होता है माइनस अप्रोक्सीमेटली -3.05। हाइड्रोजन का हम मान के चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि 0 है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मींस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम बाकी को कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन का हम 0 मान के चलते हैं, यानी H पॉजिटिव और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू 1/2 H2 गैस। इस रिएक्शन का हमने रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना है। इसके कंपैरिजन में जब फ्लोरीन का देखा गया, यानी फ्लोरीन से F नेगेटिव बनना 2.95 वोल्ट, ये वोल्ट में है सारा वोल्ट में, और लिथियम Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन टू लिथियम इस रिएक्शन के लिए है -3.05 वोल्ट, यानी कि लिथियम पॉजिटिव का रिड्यूस होना मुश्किल है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम बात कर ही रहे हैं, और फ्लोरीन बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिस भी एलिमेंट का, जिस भी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा वो रिडक्शन फेवरेबल होगा, और जिस एलिमेंट का, जिस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसका रिडक्शन फिजिबल नहीं होगा, या फिर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, फिजिबल तो होगा लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप से नहीं होगा। यानी इस सीरीज के अंदर डाउन द सीरीज क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि किसी भी स्पीशीज के रिड्यूस होने की कैपेसिटी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जा रही है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका रिडक्शन कैरेक्टर रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काम क्या आती है, इसका फायदा क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लिटरेचर में होने का क्या फायदा है। देखो, जो भी ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कैलकुलेट किए गए। अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता हो 2 इलेक्ट्रोड्स का, तो उन 2 इलेक्ट्रोड से बनने वाले सेल के लिए, उस सेल के लिए, यानी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस सेल के लिए आपको ई नोड निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए ई नोड कैथोड और ई नोड एनोड। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास है तो उसके अंदर से आप ये पता लगा सकते हैं कि कैथोड का जो कैथोड होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में, उस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में, और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस सेल की नेट ईएमएफ कितनी है स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ आप उसकी निकाल सकते हो। दूसरा, you can also predict which one act as cathode and which one will act as anode, कि कैथोड का काम कौन करेगा, एनोड का काम कौन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रोड को आपने कनेक्ट कर दिया, ये भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इस सीरीज से पता लगेगा कौन सा ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, कौन सा कम रिड्यूस होना चाहता है। जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ आएगा वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहिए, और जो नीचे की तरफ आएगा वो कम रिड्यूस होना चाहिए। कम रिड्यूस होने का मतलब क्या है,
जो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा वो जीतेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो कम रिड्यूस होना चाहेगा वो कंपैरेटिवली उससे कम रिड्यूस होगा, मींस वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ये एक्स ऑक्सीडाइज होगा या फिर ये ऑक्सीडाइज होगा। जब हम कनेक्ट करेंगे, मान लिया एक स्पीसीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहां पे है, दूसरी स्पीसीज यहां पे है, इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, जीरो से ऊपर सारे पॉजिटिव होंगे, जीरो से नीचे सारे नेगेटिव होंगे। स्पीसीज 1 का भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, स्पीसीज 2 का भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव वो रिड्यूस होगा, जिसका कम पॉजिटिव वो ऑक्सीडाइज होगा जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे। ठीक है, अगर एक स्पीसीज यहां ऊपर है यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, और दूसरी स्पीसीज यहां पे है स्पीसीज 2, जब इन दो स्पीसीज को कनेक्ट किया जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो ये तो रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यानी कौन सा रिड्यूस होगा, किस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, किस पे ऑक्सीडेशन होगा, ये भी आप पता लगा सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से। सेकेंड इसके अंदर, ये तो आपने क्या निकाला, सेल की ईएमएफ निकाली। सेकेंड आप पता लगा सकते हो किसी एलिमेंट की रिड्यूसिंग नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है या वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो पावर्स हैं उनको आप पता लगा सकते हो, उनको आप कंपेयर कर सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रोड की, किसी एलिमेंट की जो रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर है सामने वाले एलिमेंट के लिए, उसका पता लगा सकते हो कि वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आपको पता है ना कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, नेगेटिव होगा, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनकी वैल्यू 0 से ऊपर की तरफ होती है। और मेटल्स जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल मेनली नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर कैसी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। Third, we can predict that whether a metal will give hydrogen gas with acid, यानी किसी एसिड के साथ कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है हाइड्रोजन जब H पॉजिटिव की फॉर्म में होगा किसी भी एसिड यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जब वो H पॉजिटिव की फॉर्म में होगा और अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो H2 गैस मॉलिक्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उसे मिलेगा, अगर सामने वाली मेटल ऑक्सीडाइज होके अपना इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को पास करती है तो H पॉजिटिव से H2 गैस बनेगी, यानी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगी या नहीं करेगी, डिपेंड करेगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन देके खुद ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन को रिड्यूस करना चाहती है कि नहीं चाहती। जो एलिमेंट इस हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे, वो रिड्यूस रहना चाहिए हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, और जो मेटल इससे नीचे होंगे या फिर जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, वो सभी खुद ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ठीक है, आप इसको दूसरे वे में समझ सकते हो। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर क्या है, H पॉजिटिव आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस हैं, और आपने इसके अंदर क्या किया, एक मेटल रोड डिप कर दी,
जो मेटल रॉड आपने इसके अंदर डिप की है, उस मेटल के सरफेस के ऊपर जब H पॉजिटिव जाएंगे तो मेटल ऑक्सीडाइज होगी और हाइड्रोजन अगर रिड्यूस होगा तो H2 गैस लिबरेट होगी, यानी एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन हाफ एक रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में मेटल M पॉजिटिव बनाए और इलेक्ट्रॉन दे, और रिडक्शन हाफ में H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस मॉलिक्यूल बनाए, एक रिडक्शन हाफ एक ऑक्सीडेशन हाफ। अगर ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ से बनने वाला जो सेल है, अगर वो सेल है, उस सेल के लिए आप क्या निकालोगे, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अगर सेल की ईएमएफ पॉजिटिव आती है तो सेल वर्क करेगा, अगर सेल की ईएमएफ पॉजिटिव नहीं आती, नेगेटिव आती है या जीरो आती है तो सेल वर्क नहीं करेगा। अब ईएमएफ बता सेल पॉजिटिव कब आएगी, यहां देखो ई नोट कैथोड मींस रिडक्शन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का। H पॉजिटिव से क्या बन रहा है, गैस बन रही है। तो उस केस में जो ई नोट कैथोड होगा वो होगा ई नोट H पॉजिटिव से H2 माइनस ई नोट एनोड यानी M2 या क्या M पॉजिटिव टू M, यानी ई नोट से लिखा मैंने मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जीरो, दिस टर्म वैनिशेस हियर। मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव के आगे माइनस लग जाएगा, ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगी, और अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हुआ तो माइनस लग के टोटल प्लस हो जाएगा, ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सेल की ईएमएफ तो है, फिर तो वो कोई काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोसीड नहीं कर रहे यानी कि ईएमएफ पॉजिटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोसीड नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोसीड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, तो कोई एलिमेंट एसिड से H पॉजिटिव को रिड्यूस करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन हमने यहां भी देख लिया, लेकिन इसको थोड़ा अलग वे में देखते हैं। स्पॉन्टेनिटी, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अपने आप से नहीं होगा, हमें एक्सटर्नल एफर्ट से करवाना पड़ेगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, यानी वो कंडीशन जिनके अंदर कोई प्रोसेस अपने आप हो जाएगा उनमें वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, रिएक्शन है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो कोई ऑक्सीडाइज होगा, कोई रिड्यूस होगा। जब कोई ऑक्सीडाइज होगा तो उसको एज ए एनोड, कोई रिड्यूस होगा तो एज ए कैथोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड ऐसे निकालते हैं। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आती है तो जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस NFE, where N is the number of moles of electron, number of electron in a balanced chemical reaction। जो रिएक्शन हो रही है अगर उसको बैलेंस कर लिया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, दैट्स N। F is Faraday's constant and E is the EMF of the cell। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस NFE। अगर किसी सेल के लिए, अगर किसी रिएक्शन के लिए E की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर E की वैल्यू पॉजिटिव है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, 1 2 3 5 जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी भाई ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही। फैराडे कांस्टेंट 96,485
फैराडे कांस्टेंट क्या है 96,485, तो वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं, आगे नेगेटिव लग जाएगा तो पूरी वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और अगर ईएमएफ की वैल्यू है नेगेटिव, अगर ईएमएफ की है वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। यही बात हमने कहां की थी, यहां की थी। जब ईएमएफ का सेल नेगेटिव आएगी तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, यानी उसके अंदर से जिस कंटेनर में आपने मेटल रखी है और इलेक्ट्रोलाइट डाले इसमें H पॉजिटिव है, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर स्पॉन्टेनियस हो जाती है रिएक्शन, E की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उस केस में क्या होगा, ये रिएक्शन होगी हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि जो ई नोट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने हमें बता दी, उससे हमें क्या क्या डाटा मिल रहा है, ई नोट से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। लेकिन हर वक्त कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रहती, हर वक्त कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रहती। हमने यहां भी बात क्या की है, डेल्टा जी इक्वल टू एनएफपी। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूंगा तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू एनएफ माइनस एनएफपी नोट। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ईएमएफ की बात चल रही है तो गिब्स फ्री एनर्जी आप क्या निकालोगे, उससे स्टैंडर्ड निकालोगे। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी की वैल्यू आप निकाल रहे हो, नॉन स्टैंडर्ड निकाल रहे हो, यानी उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर निकाल रहे हैं। अब हम बात करेंगे वेरियस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन द ईएमएफ ऑफ द सेल। जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है वो बराबर होता है किसके, माइनस एन एफ ई के। अगर मैं डेल्टा जी नोट की बात कर रहा हूं तो वो इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नोट के। अब जो डेल्टा जी है किसी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में तो नेगेटिव हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो नेगेटिव हो, और किसी और कंडीशन में पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी और कंडीशन में पॉजिटिव भी हो सकती है। अभी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे डेल्टा जी के साथ चेंजेस की। अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट करना है और आपको उस सेल के लिए ईएमएफ दे दी उस कंडीशन में, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपके पास एन आएगा, फैराडे कांस्टेंट आपको पता है, और ईएमएफ आपने उसकी निकाल ली, सेल की ईएमएफ आपने निकाल ली, तो इनको मल्टीप्लाई करके आप डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है अगर आपके पास सेल की ईएमएफ है तो। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनिटी आप पता कर सकते हैं। दूसरा, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इक्वल होती है डेल्टा एच प्लस करली डेल्टा जी बाई करली टी मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर। दिस इक्वेशन इज नेम्ड एज गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो रिलेट करती है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर इन डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको डेल्टा एच निकालनी है, अगर आपको डेल्टा एच निकालनी है, तो अगर आपको डेल्टा जी पता है और डेल्टा जी में टेम्परेचर के साथ क्या क्या चेंज हो रही है ये पता है, तो आप डेल्टा एच निकाल सकते हो, यानी हीट ऑफ द रिएक्शन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस एनएफ। डेल्टा जी क्या है, माइनस एनएफ। यहां रख दो माइनस एन एफ ई इक्वल टू
डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जीत गए माइनस एन एफ ई चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एन एक कांस्टेंट है, एफ एक कांस्टेंट है, नेगेटिव जस्ट एक सिंबल है, बाहर आ जाएंगे माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एन एफ टी करली ई बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप डेल्टा एच को कैलकुलेट करना चाहते हो, डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए ईएमएफ एन फ्रॉम स्टैंडर्ड एन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ ईएमएफ में कितना चेंज आ रहा है सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा, और वो आप इजीली निकाल सकते हो वोल्टमीटर से कि कितना आपने टेम्परेचर चेंज किया और उसके हिसाब से सेल की ईएमएफ में क्या फर्क पड़ा वो निकालना आसान। चेंज इन ईएमएफ विद चेंज इन टेम्परेचर निकालना आसान, ठीक है। वोल्टमीटर लगा के आप सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो कितना वोल्ट है, वो टेम्परेचर के ऊपर ये काम कर रहे हो आप, और ईएमएफ जो स्टार्टिंग में थी वही, ठीक है। तो इससे आप क्या निकालोगे, हीट ऑफ द रिएक्शन निकालोगे। कुछ बुक्स में कैसे लिखा होगा कि डेल्टा एच को इस साइड कर लिया, ये सारी चीजें इस साइड ले आए, ये सब सारी चीजें इस साइड ले आए, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एन एफ टी कर्ल ई बाई कर्ल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस एन एफ ई। अगर मैं एन और एफ को कॉमन ले लेता हूं, एन और एफ को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन इस वे में रिड्यूस हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो क्या करनी, ईएमएफ चेंज इन ईएमएफ इन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा एस की। एस मींस एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए निकालना है, एंट्रोपी चेंज अगर आपको निकालना है तो इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते हो, इस इक्वेशन को, इस साइड डेल्टा जी, इस साइड डेल्टा जी, राइट हैंड साइड में क्या, यहाँ डेल्टा एच, यहाँ डेल्टा एच, माइनस के टी डेल्टा एच जो है, माइनस के टी डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल है, प्लस टी कर्ल माइनस एन एफ ई एट कांस्टेंट प्रेशर। यही तो है भाई, लेफ्ट हैंड साइड का डेल्टा सी बराबर है तो राइट हैंड साइड की दोनों चीजें बराबर होंगी। राइट हैंड साइड में डेल्टा एच तो एज इट इज कैंसिल आउट नहीं हो गया, यानी ये वाली जो टर्म है ये टर्म इस टर्म के इक्वल आएगी। सिंपल मैथमेटिक्स। टी इस साइड भी है, इस साइड भी है, टी से टी कैंसिल आउट, एन एफ, अगर मैं माइनस एन एफ की बात करूं, माइनस यहां भी, एन एफ से डिवाइड कर दूं, यहां से एन एफ चला जाएगा और यहां पे एन एफ आ जाएगा, यानी चेंज इन ईएमएफ विद टेम्परेचर इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज डिवाइड बाय एन एफ। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ चेंज इन ईएमएफ विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी यहां से आप किसी रिएक्शन के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हो, गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो।